नमस्कार। केपी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए सेमेस्टर 3 की क्लासेस कंटिन्यू करें और आज हम देख रहे हैं अपना नया चैप्टर। हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो थी हमारी शारीरिक अक्षमताएं, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में एक प्रकार है शारीरिक विकलांगता। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हमें किन किन को शामिल किया जाता है, तो उसी में जो सबसे पहला टाइप है वो है शारीरिक विकलांगता। यानी कि शारीरिक विकलांगता क्या होती है, किन कारणों से होती है, उन सभी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं समावेशिता को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शारीरिक रूप से जो असक्षम बालक होते हैं उन व्यक्तियों को समझना और उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण होता है। यानी कि समावेशिता का मतलब होता है इंक्लूसिव, यानी कि सामान्य बालक और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इन सभी को एक साथ शिक्षा देना, इसे हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। यानी कि इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो शारीरिक रूप से असक्षम बालक होते हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, उन व्यक्तियों को समझना और ऐसे बालकों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को प्रमुख बातें लिखी गई है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अब शारीरिक रूप से असक्षम बालक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं अंधे या फिर कमजोर बालक, ठीक है। दूसरे आते हैं शारीरिक रूप से जो सुन नहीं सकते, ठीक है, यानी कि जो सुनने में कमजोर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं दिखाई नहीं देता उनको, ये भी शारीरिक रूप से कमजोर हो गया। एक हो सकते हैं वाणी में विकलांगता, यानी कि बोल नहीं पाते। फिर अपंग बालक और फिर होते हैं नाजुक बालक, यानी कि उनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी। जब ये सारी गतिविधियां होती है बॉडी के अंदर, वो होती है शारीरिक रूप से असक्षम बालक, यानी कि उनके शरीर में कोई ना कोई विकलांगता होगी। हो सकता है वो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। शारीरिक अपंगता होगी, यानी कि शरीर का कोई भाग नहीं होगा या फिर उसमें कोई डिफेक्ट होगा। वो सारी चीजें हम लोग शारीरिक विकलांगता में ऐड करते हैं। अब शारीरिक विकलांगता के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि किन कारणों से शारीरिक विकलांगता यानी कि शारीरिक रूप से बालक विकलांग रहता है। सबसे पहला तो है जन्मजात, यानी कि अगर कोई बालक के शरीर में विकलांगता है, यानी कि वह विकलांग है, डिसेबल है, तो वो जो बालक है शारीरिक रूप से क्या होगा, यानी कि उसमें जन्मजात हो सकती है। ये आनुवंशिक कारक हो सकते हैं, या फिर विकास के दौरान अगर कोई समस्या आई है, या फिर जन्म से पहले माँ के द्वारा कोई हानिकारक पदार्थ के कांटेक्ट में हुआ है, या फिर कोई हानिकारक पदार्थों का सेवन किया गया है, तो ये जो गतिविधि है ऐसी स्थिति बालक को जन्म के समय प्रेजेंट हो सकती है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ बालक जन्म से अंधे होते हैं, या फिर जन्म से बोल नहीं पाते, जन्म से एक हाथ नहीं होता, या फिर उनके जो बॉडी में डिफेक्ट होता है कोई ना कोई। अब ऐसी गतिविधियां कब होगी, जन्म के बाद होती तो हम लोग वातावरण को रिस्पॉन्सिबल ठहराते। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो यानी कि जन्म के समय बालक के अंदर ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि जन्म से पहले या तो माँ के द्वारा ऐसे हानिकारक पदार्थों का सेवन किया गया जिसका असर बालक पे पड़ा है, बालक के विकास पे पड़ा है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई ना कोई आनुवंशिक कारक हो सकता है। आनुवंशिक कारक का मतलब है माता या पिता में से अगर किसी को कोई बीमारी है, उनके शरीर का कोई अंग डिफेक्ट है, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसका जो कांटेक्ट है बालक से हुआ है। तो ये जो जन्मजात स्थितियां होती है, यानी कि अगर कोई बालक जन्म से ही विकलांग है तो ये माता पिता के द्वारा हो सकता है। ऐसे में एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेरेब्रल पॉल्सी का, स्पाइना बिफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि मांसपेशियों से रिलेटेड अगर कोई विकास रुक गया है, विकास ज्यादातर नहीं हो पाए, तो ऐसी स्थिति के कारण भी शारीरिक विकलांगता हो सकती है, जिसे हम लोग कहते हैं जन्मजात स्थिति, यानी कि जन्म के समय अगर बालक के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी है अर्जित। अर्जित का मतलब होता है कि वातावरण से सीखना, यानी कि वातावरण से दूसरों के द्वारा प्राप्त करना। अब बालक में शारीरिक विकलांगता या तो खुद के द्वारा हो सकती है, खुद के द्वारा यानी कि जन्म के समय प्रेजेंट है। दूसरा कारण हो सकता है जन्म होने के बाद उसमें कोई विकलांगता आ गई, मान लो कोई बीमारी के द्वारा उसके शरीर में कोई डिफेक्ट हो गया, एक्सीडेंट के दौरान कोई हानि हो गई, शरीर का कोई अंग टूट गया, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे अर्जित, ठीक है। तो यानी कि ये विकलांगता अर्जित होती है। जीवन के बाद में, यानी कि जन्म लेने के, जीवन का अर्थ है यहाँ पे जन्म, यानी कि जन्म लेने के बाद में कोई बीमारी हो गई, चोट लग गई, या फिर कोई ऐसा रोग हो गया जिसके कारण शरीर में विकलांगता उत्पन्न हुई है। जैसे कि रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई,
मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या फिर कोई शरीर का अंग टूट गया यानी कि विच्छेद हो गया, एक्सीडेंट में कट गया, फिर गठिया रोग यानी कि शरीर में जगह जगह गांठें बन गई है, तो यानी कि अगर ऐसी स्थिति है तो ये सारी चीजें जन्म के बाद हो रही है, यानी कि वातावरण के द्वारा। उसे मान लो कोई एक्सीडेंट के थ्रू हो गया, या फिर कोई भी घटना घट गई, या फिर कोई बीमारी हो गई, अगर इसके द्वारा बालक के शरीर में विकलांगता आ रही है तो उसे हम लोग कहेंगे अर्जित, यानी कि वातावरण के द्वारा उसके शरीर में हुआ है। पहला हमने पढ़ा जन्मजात, यानी कि जन्म से पहले प्रेजेंट थी, वो जन्मजात, जन्म के बाद प्रेजेंट हुई तो वो है अर्जित। तीसरा है संक्रमण, किसी संक्रमण या फिर रोग के द्वारा, यानी कि किसी से इन्फेक्टेड हो गए, उसके द्वारा शरीर में रोग हो गया। कुछ संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन या फिर बीमारियां शारीरिक हानि का खतरा बन सकती है, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसे होती है जिनका जो असर है वो व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है, जिसमें हम लोग लेते हैं जैसे पोलियो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को पोलियो हो जाता है, पोलियो एक बीमारी है, तो इसका जो असर है शरीर पे पड़ता है, शरीर में विकृति आ जाती है, यानी कि शरीर में विकलांगता आ गई, शरीर डिसेबल हो गया, काम करने की क्षमता कम हो गई। फिर है मेनिंजाइटिस या फिर स्ट्रोक, यानी कि ऐसी कोई बीमारी जिसका असर बॉडी पे पड़ रहा है और वो नेगेटिव पड़ रहा है और जो लंबे टाइम तक रह रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं शारीरिक विकलांगता, जो संक्रमण या फिर रोगों के कारण होती है। फिर है दर्दनाक चोटें, दुर्घटना में यानी कि एक्सीडेंट में, किसी की हिंसा के द्वारा, या फिर जो दर्दनाक घटनाओं के परिणाम स्वरूप अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जो शरीर में विकलांगता आती है, यानी कि शरीर में कोई डिसेबिलिटी है, तो वो किसी न किसी चोट के कारण हो सकती है। अब ये मस्तिष्क की चोटें भी हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, जलन हो सकती है, यानी कि जलने के द्वारा, कटने के द्वारा, कोई भी स्थिति हो सकती है जिसके कारण शरीर में डिफेक्ट हुआ है। वे सभी कारण इसमें हम लोग ऐड करते हैं कि शारीरिक विकलांगता के कारण हो सकते हैं, जन्मजात भी हो सकते हैं, अर्जित भी हो सकते हैं, किसी रोग के द्वारा भी हो सकते हैं, किसी दर्दनाक चोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सभी कारण के द्वारा, इन सभी चीजों से व्यक्ति के अंदर, बालकों के अंदर एक प्रकार की शारीरिक विकलांगता आ सकती है। अब ये जो शारीरिक विकलांगता है, इसकी श्रेणियां कितनी होती है, यानी कि कितने प्रकार की होती है, यानी कि शारीरिक विकलांगता को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो शारीरिक विकलांगता में सबसे पहला है गतिशीलता की हानि, यानी कि गतिशीलता मतलब गति करना, गति कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चल के, यानी कि ऐसी विकलांगता जिसमें बालक चलने फिरने में असमर्थ होता है, यानी कि चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता, तो ऐसी विकलांगता की हानि क्या कहलाती है, गतिशीलता की हानि। चलने में या फिर शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करना, यानी कि ऐसी विकलांगता या फिर ऐसी डिसेबिलिटी जिसमें बालक अपने शरीर का उपयोग नहीं कर पाता, यानी कि हाथों को उठा नहीं पाता, हाथों की गति नहीं कर पाता, अंगुलियों का उपयोग नहीं कर पाता, यानी कि पैरों का उपयोग चलने के लिए नहीं कर पाता, यानी कि कुल मिलाकर शरीर को जो गति दे रहे हैं हम लोग, यानी कि हमारा शरीर जो कार्य कर रहा है, व्यक्ति का शरीर अपने आप कार्य नहीं कर पाता, यानी कि गतिशीलता में हानि हो जाती है। जैसे पैराक्लाइडिस, क्वाड्रिप्लेजिया, विच्छेदन, यानी कि शरीर का कोई अंग टूट गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं पैरालिसिस हो गया, यानी कि लकवा जो रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति का हाथ पैर काम नहीं कर पाते, यानी खुद से काम नहीं कर पाते, यानी कि उससे क्या होगा, चलने फिरने में, शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में असमता रहती है। फिर है निपुणता में हानि, ठीक मोटर कौशलों और हाथ आंख समन्वय को प्रभावित करना। इसका मतलब होता है कि किसी भी शरीर के हमारे जो अंग है, मान लो हम हाथों की बात करें, अगर इस प्रकार की जो शारीरिक विकलांगता है जिसमें बालक के हाथ काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि हाथों की जो मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद हो जाती है, या फिर उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, कुछ समय बाद ये कार्य करना बंद कर देती है। तो यानी कि हाथ या फिर बाजू में चोट के कारण कोई विकास रुक गया, मांसपेशियां हैं या फिर कोई हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वह व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, और यह होता है किसी भी एक अंग से संबंधित। किसी एक अंग से संबंधित, यानी कि जब व्यक्ति का किसी एक अंग से संबंधित, यानी कि किसी कोई भी एक अंग प्रभावित हो जाए जिसकी वजह से उस बालक में विकलांगता आ जाती है, तो वो कहलाती है निपुणता की हानि। फिर देखते हैं संवेदी हानि। संवेदी का मतलब है हमारे जो संवेद होते हैं, जो ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा एक या एक से अधिक जो हमारी इंद्रियां है उनको प्रभावित करती है, जिसकी वजह से मुख्य रूप से उसमें आता है दृष्टि और श्रवण, यानी कि सुनना और देखना। जो हमारी जो इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो प्रभावित हो जाती है, जिसमें अंधापन आता है और बहरेपन को शामिल करते हैं, यानी कि व्यक्ति देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ये संवेद से रिलेटेड है। फिर तंत्रिका संबंधी हानियां, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना एवं
इससे मोटर कौशल का नियंत्रण का नुकसान हो जाता है। यानी कि हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है कि जो भी बाहर से हमें सूचनाएं मिल रही है वो हमारे माइंड तक पहुंचाना, फिर उसका रिएक्शन करती है बॉडी। मान लो कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई चीज हमारे पास पड़ी, हमें बोतल उठानी है, ठीक है, तो उस बोतल को उठाने के लिए हमारा हाथ आगे कब जाएगा? जब हमारे बॉडी को टारगेट मिलेगा, सिग्नल मिलेगा इस तंत्रिका तंत्र के द्वारा। फिर ये जो तंत्रिका तंत्र है ये सूचना को माइंड तक पहुंचाएगा, फिर माइंड उसको रीड करेगा, फिर रीड करने के बाद वो हमारे बॉडी को सूचना देगा कि इस बोतल को उठाना है, तभी जाके हमारा हाथ कार्य करता है। यानी कि ये सारी सूचनाएं किस प्रकार से कार्य कर रही है? तंत्रिकाओं के द्वारा। लेकिन जब व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, यानी कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो रुक जाता है, जल्दी सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, यानी कि ये जो तंत्रिका संबंधी हानियां हैं यह विकास को प्रभावित करती है, यानी कि विकास में बाधा। यानी कि जब बालक का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, बॉडी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी, जिसमें सेरेब्रल पैल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर पार्किंसन रोग हो जाता है। यानी कि बॉडी का जो विकास है, जो दिमाग है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा, व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है, ज्यादा समझ नहीं पाता चीजों को, सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। और भी कई सारे जो इफेक्ट होते हैं जो बॉडी से माइंड से रिलेटेड होते हैं वो सभी इस शारीरिक विकलांगता में ऐड करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं हस्तक्षेप और प्रबंधन। यानी कि अगर किसी बालक में शारीरिक विकलांगता हुई है, शारीरिक रूप से विकलांग है, डिसेबल हो गया है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका पता कैसे लगा सकते हैं, उसके ठीक पता लगा के उसमें क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं उसको कम करने के लिए। तो सबसे पहले हमें चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य पेशेवरों के द्वारा नियमित चिकित्सा और देखभाल और निगरानी। यानी कि ऐसे बालकों को, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उनको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होती है। वो भी जो स्वास्थ्य में एक्सपर्ट हो, यानी कि हेल्थ एक्सपर्ट जो होते हैं, जो भी उन्हें डिसेबिलिटी है, मान लो अगर वो सुनने में डिसेबल है, बोलने में डिसेबल है, तो उस डिसेबिलिटी के जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे कांटेक्ट करके रेगुलर उनको गाइड करना है और उनकी देखभाल और निगरानी रखनी है। फिर साथ ही साथ उनमें जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको प्रबंधित करना है, यानी कि उन लक्षणों को ध्यान में रखकर उनको ठीक करने के लिए, उन लक्षणों को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों की आवश्यकता होगी, या फिर सर्जरी की आवश्यकता है, या फिर और जो भी उपचार उसमें उसको ठीक करने के लिए लगेगा वो सभी करने चाहिए। तो ये हम पहला कार्य कर सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। फिर दूसरा है पुनर्वास सेवाएं, गतिशीलता, शक्ति और समन्वय में सुधार के लिए भौतिक चिकित्सा। यानी कि बालक को हम मेडिकल ट्रीटमेंट तो देंगे, उसके साथ साथ उसको गतिशीलता भी करवानी है। यानी कि अगर कोई बालक पैरों से विकलांग है, यानी कि वो चल नहीं पाता, व्हील चेयर का उपयोग करे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट सब कुछ दे रहे हैं, यानी कि उसके लिए क्या दवाइयाँ लगेगी और सर्जरी होगी वो सब कुछ हम प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ हमें उसको कह सकते हैं एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी, उसको यानी कि गतिशीलता भी देनी पड़ेगी, उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। उसको एक्सरसाइज कौन कौन सी लगेगी जिसकी वजह से दवाइयाँ तो असर करे, साथ ही साथ उसका जो बॉडी का जो मूवमेंट है वो भी सही तरीके से हो पाए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। दैनिक जीवन में जो कौशल है और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक चिकित्सा प्रदान करना, और साथ ही साथ संचार में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए भाषण और भाषा की चिकित्सा। यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाते, यानी कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं उनके लिए क्या करना है, भाषा और भाषण चिकित्सा की व्यवस्था करना है। यानी कि उनको जो बोलने में एक्सपर्ट करवाने वाले जो भी इनके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे कंसल्ट करवाना, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने की आवश्यकता रहती है। अब शारीरिक रूप से जो भी विकलांग बालक है उनको शिक्षा किस प्रकार की दे सकते हैं, उनके लिए हम लोग विशेष अध्यापक लगा सकते हैं। यानी कि जो भी शारीरिक रूप से विकलांग वो बालक है, उस बालक के लिए मान लो वो सुनने में असमर्थ है, तो उसके लिए ऐसे टीचर्स की व्यवस्था करना कि जो उसको सही प्रकार से सिखा सके, ठीक है। उनके लिए स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं उनकी व्यवस्था की जा सकती है, उनके लिए प्रॉपर जो सुविधाएं होती है वो सारे उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके लिए जो स्पेशल पाठ्यक्रम लगवा सकते हैं जो ऐसे बालकों के लिए उपयोगी होता है। लेकिन जो सामान्य बालक होता है उनके लिए सिलेबस की अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल टीचर्स की जरूरत नहीं होती, ना स्पेशल स्कूल की जरूरत होती है। तो हम स्पेशल सिलेबस बनवा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो ज्यादा सीख नहीं पाए हैं तो उस एक्स्ट्रा क्लास के जरिए वो जल्दी रिकवर कर जाए। और उनके लिए जो स्पेशल एजुकेशन होती है इसकी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। हम साथ ही साथ सहायक उपकरण और प्रौद्योगिकी, यानी कि अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग बालक है
तो अगर उसको ठीक करना है तो इसके लिए हम लोग सहायक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई शरीर से चल नहीं पाता तो व्हील चेयर का उपयोग कर सकता है, देख नहीं पाता तो उसके लिए हम लोग ब्रेल लिपि के द्वारा उसको पढ़ा सकते हैं, यूटेंसिल के द्वारा। साथ ही साथ हम लोग कहे अगर कोई बालक है सुन नहीं पाता है तो उसको मशीन प्रोवाइड की जा सकती है, देखना उसको कम दिखाई देता है बालक तो कोई क्लास में आगे बिठा सकते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे तरीके हैं, यानी कि कई सारे सहायक उपकरण होते हैं जिनके द्वारा हम उन बालकों को नॉर्मल सामान्य बालकों के साथ एक समावेशी कक्षा के रूप में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स और साथ ही अन्य गतिशीलता सहायता का उपयोग करना है। यानी कि जो भी उस बालक को डिसेबिलिटी है उसको ठीक करने में या फिर उसको सहायता करने के लिए कौन कौन से उपकरण लगेंगे वो सभी हम बालक को प्रोवाइड कर सकते हैं। दैनिक जीवन के लिए जो अनुकूल उपकरण होते हैं जैसे बर्तन, कंप्यूटर, साथ ही साथ संचार के जो उपकरण हैं इनकी बातचीत करने के लिए उन्हें अगर कोई उपकरणों की आवश्यकता है तो उनके द्वारा भी उन्हें ठीक किया जा सकता है। और जो घरेलू संशोधन है जैसे रैंप, ग्रैब बार, यानी कि अगर कोई साधारण बालक है, स्कूल में कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जो चल नहीं पाता, व्हील चेयर का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए स्कूल में रैंप बनाए जा सकते हैं जिससे वो आसानी से बिना किसी की मदद के अपने आप चल सकता है, क्लास में जा सकता है, क्लास से बाहर निकल सकता है। क्योंकि अगर रैंप वॉक नहीं बनाया जाएगा, सीढ़ियां लगाई जाएगी तो उस बालक को दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने सभी काम के लिए। तो इस प्रकार की सुविधाएं की जा सकती है कि जिससे जो सामान्य बालक होता है और साथ ही साथ जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं जिनमें हम शारीरिकता की बात करें, शारीरिक विकलांगता की बात करें, तो ऐसे बालक भी दोनों एक साथ पढ़ सके समावेशी कक्षा में। उनको शैक्षिक सहायता किस प्रकार की जा सकती है, इनके लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। यानी कि हर एक बालक को जो डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जा सकती है। साथ ही साथ कक्षा में सुलभ शिक्षण सामग्री और अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि हर एक बालक क्लास में कई प्रकार के बालक हैं, कोई सामान्य भी होगा, कोई विशिष्ट आवश्यकता वाला भी होगा, तो उनके लिए हर एक बालक के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग करना है। अगर कोई बालक देख नहीं पाता है तो उसके लिए हम लोग ब्रेल लिपि का उपयोग कर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अलग मेथड होगी। यानी कि हर एक बालक अलग अलग है, तो उनके लिए हम लोग जो भी सहायक सामग्री चाहिए होगी, जो भी शिक्षण सामग्री लगेगी, जो भी टीएलएम की व्यवस्था चाहिए होगी, उनका उपयोग करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी कि बालकों को अगर शिक्षा देनी है तो सामान्य बालक और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है अगर उनको एक साथ पढ़ाना है, यानी कि अगर उन्हें समावेशी शिक्षा देनी है तो ऐसी शिक्षा का अगर हम समर्थन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें शिक्षकों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे टीचर्स भी बनाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि दोनों प्रकार के बालकों को किस प्रकार एक साथ पढ़ाया जाए। फिर है मनोसामाजिक समर्थन, यानी कि ऐसे बालकों को हम मेंटली किस प्रकार का सहयोग दे सकते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बालकों को भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। यानी कि उनको इमोशंस के थ्रू पढ़ाया जाए, यानी कि उनके साथ हम लोग कह सकते हैं कि भावपूर्ण यानी कि एक इमोशनली संबंध बनाकर के उस बालक को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी होती है, यानी कि उनको मेंटली भी स्ट्रांग करना पड़ता है। सिर्फ हम दवाइयों के थ्रू या फिर शिक्षा देकर ही उनको ठीक नहीं कर सकते, उनका जो विल पावर है वो भी मजबूत करना पड़ता है। समय समय पर उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, उनको इमोशनली अटैच करके उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है। बातचीत के द्वारा उनसे रिश्ते बेहतर बनाकर, यानी कि उनके साथ अच्छा सा बॉन्ड बनाकर भी उनके साथ हम सामाजिक कौशल बढ़ा सकते हैं। फिर है स्व वकालत और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए वकालत और सहकर्मी समर्थन की आवश्यकता है। यानी कि ऐसे सभी बालक, सामान्य बालक और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, अगर सभी को एक साथ पढ़ाना है तो एक साथ पढ़ाने के लिए उनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करवाने की आवश्यकता होगी। सामान्य बालक उन विशेष आवश्यकता या फिर शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की समय समय पर मदद करे, उनकी सहायता करे और एक साथ मिलजुल कर पढ़ते रहे क्लास में। फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण और योगदान, शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी क्षमता क्या होती है और उनकी रुचियों के अनुरूप उन्हें नौकरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम देना। यानी कि अगर ऐसे जो बालक हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की डिसेबिलिटी के साथ हैं, तो वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ सके, रोजगार प्राप्त कर सके, तो इसके लिए भी एक स्पेशल कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। कार्यस्थल पर, यानी कि जहाँ पे ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं उनके रहने के लिए, उनके काम करने के स्थान है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। यानी कि वो जैसे कंफर्टेबल होंगे उनके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग हम उन्हें काम प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यावसायिक पुनर्निवास सेवाओं के माध्यम से रोजगार को खोजने और बनाए रखने के लिए सहायता करना, यानी कि ऐसे बालक, जो ऐसे व्यक्ति जो डिसेबिलिटी के साथ में है, कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में, किसी स्कूल में, कहीं भी हो सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को एक प्रकार से
हमें क्या कर सकते हैं, उन्हें लचीलापन दे सकते हैं, यानी कि वो अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते हैं और नई नई चीजें खोज सकते हैं। समाज में भी एकीकरण और मनोरंजन की आवश्यकता होती है। कार्यक्रम और गतिविधियां जो सामुदायिक जीवन में भागीदारी को बढ़ावा देती है, यानी कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए समाज में या फिर समाज के लोगों के द्वारा, समुदाय में या फिर सरकार के द्वारा, जिसमें जो सामान्य व्यक्ति है और जो इस डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति है वो एक साथ मिलजुल कर भाग ले सके, उनकी समान भागीदारी हो। शारीरिक और सामाजिक कल्याण को हम बढ़ावा देने के लिए अनुकूल खेल खिला सकते हैं। मनोरंजन के अवसर यानी कि एंटरटेनमेंट के अवसर भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें समान अवसर देंगे, यानी कि उन्हें जो सामान्य व्यक्ति है और जो डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति है दोनों को एक समान अवसर दिए जाए, जिससे वो समावेशी रूप से आगे बढ़ पाए। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा शारीरिक विकलांगता क्या होती है, इसमें हम किन किन को शामिल करते हैं और इनको रोकने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए हम किस प्रकार से उन बालकों की, उन व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे नए चैप्टर में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।